गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज जो है वो मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, ये एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। एक आध दो तीन चार फॉर्मूले इसके अंदर होंगे, इससे ज़्यादा नहीं है, और थोड़ी सी थ्योरी भी है, तो एक आध क्वेश्चन इसमें से कभी कभी आता है। और एक चैप्टर है कम्युनिकेशन नाम का, वो नीट के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, कम्युनिकेशन नाम का चैप्टर नीट के सिलेबस में नहीं है, सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स में है और आईआईटी मेंस में। ठीक है, तो अपन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहानी कहाँ से चालू हुई, तो फैराडे ने एक लॉ दिया था, याद है आपको, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडे ने ऐसा बोला था कि यदि फ्लक्स बदलता, फ्लक्स यानी क्या, मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स, तो कॉइल चिढ़ती है, और कॉइल यदि चिढ़ती है तो वो ईएमएफ बनाती है। मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज करते हैं तो वो ईएमएफ बनाती है, और अगर सर्किट कंप्लीट है तो करंट बनाती है। ठीक है, इसका मतलब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विथ टाइम प्रोड्यूसेस करंट एंड करंट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो समय के साथ चेंज होने वाला मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता, ऐसा फैराडे का लॉ बोल रहा। ठीक है, अब मैक्सवेल, ये जो बैठे हुए हैं ये मैक्सवेल है, मैक्सवेल ने ऐसा बताया कि इसका उल्टा भी ट्रू हो सकता है। उल्टा ट्रू ये हो सकता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करें समय के साथ तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगा, तो ऐसा जो उल्टा इसने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, ये बाद में सही निकला। मतलब इन्हीं ने प्रूव कर दिया, तो बाद में सही निकला। अब अपने पास थ्योरी क्या बनी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। और अगर एक बार तुमने मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दिया स्पेस में कहीं भी, तो वो जब वो डिस्टर्बेंस क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा। इस तरीके से फील्ड चेंज होते होते आगे बढ़ेंगे, और ये फील्ड चेंज होते होते आगे बढ़ेंगे, तो इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं, इस डिस्टर्बेंस को। मतलब एक बार तुमने डिस्टर्ब कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टर्ब कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब कर दिया, तो उसका जो डिस्टर्बेंस है वो आगे बढ़ता गया, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक ऐसे होते होते, तो जो वेव बनी उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये करीब करीब लाइट की स्पीड के आसपास ही चलती है। इवन लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो एक्स रेज, गामा रेज, उसके बाद अल्ट्रा वायलेट, ये सब ईएम वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिनके बनाने का तरीका एक ही है। क्या तरीका है, आप डिस्टर्बेंस पैदा कर दो। और डिस्टर्बेंस कैसे पैदा करते हैं, तो जैसे मान लो कि कोई वेल्डिंग कर रहा, तो वेल्डिंग कर रहा, चिंगारियां निकल रही है उसमें से, चिंगारियां निकल रही हैं, तो चिंगारी पहले छोटी थी, फिर बड़ी हुई, कम हो गई, बुझ गई, ऐसे ही तो होता है। तो इसका मतलब पहले छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड था, फिर बढ़ गया, फिर छोटा हो गया। तो उसने क्या किया कि चिंगारी जो बनी उसने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया, वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के साथ चेंज होने वाला। अब टाइम के साथ चेंज होने वाला, जैसे ही उसने मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, इसने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया, और ऐसे करते करते एक वेव बन गई। अब क्या हुआ कि मान लो कि तुम वहां पे मोबाइल पे बात कर रहे थे, ठीक है, मोबाइल की वेव अपने आप में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब वो वेव तो तुम चाहते हो, दैट इज अ वांटेड वेव, तुम चाह रहे हो कि जो तुम्हारे कान में आए वो तुम्हें सुनाई दे, यानी कि वेव्स एक तुम्हारी चाहने वाली, मतलब तुम वेव के चाहने वाले। लेकिन एक बीच में से यहाँ पे वो जिसने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी थी, मतलब वेल्डिंग करी थी, उसने एक अनवांटेड वेव फेंक दी। तो एक वेव वो आ रही थी जो मोबाइल में आ रही थी, जिसको हमको चाहिए, और एक अनवांटेड वेव उसके अंदर घुस गई। अब ये दोनों इंटरफियर कर गई, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से एक नई वेव बना दी। ठीक है, अब वो नई वेव में क्या हुआ, एक वेव तो साउंड वेव है और दूसरी वेव वो डिस्टर्बेंस वाली वेव है, और ये डिस्टर्बेंस वाली वेव तुम्हारे कान में पहुंची तो तुम्हें खरखराहट सुनाई देने लगी। तो तुम देखना, जब भी वेल्डिंग होती है कहीं पे, तो उस केस में हमारे कान में जो है वो मोबाइल अगर हो तो खरखराहट आने लग जाती है, या अगर अपन रेडियो सुन रहे हैं, टीवी सुन रहे हैं, तो उसमें भी कुछ कुछ डिस्टर्बेंस होने लगता। तो वो डिस्टर्बेंस क्यों हुआ, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने जो है प्रोड्यूस कर दिया था। इसी तरीके से कहीं पे भी अगर कोई इलेक्ट्रिक, जैसे मान लो कि लाइट आ रही जा रही है, अचानक से स्पार्किंग हो रही है, तो स्पार्किंग होगी ना, तो तुम देखना सब दूर खरखराहट आने लग जाएगी, इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन गई। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाई जाती हैं। ये इस चैप्टर का स्टार्टिंग है। ठीक है, क्या पता पड़ा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड,
चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। पहली बात फेराडे ने बोली, दूसरी बात मैक्सवेल ने बोली, और ये दोनों मिला के हमने बोली। ठीक है, तो हमने क्या बोला, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड, एंड इफ वंस अ डिस्टर्बेंस इज सेट then it becomes a electromagnetic wave which can travel या which travels with the speed of light या nearly speed of the light। ठीक है, चलिए अब इसके बाद मैक्सवेल ने और भी एक काम किया है, एम्पियर सर्किटल लॉ जो था उस लॉ को सुधारा है। तो अब उस लॉ को कैसे सुधारा है ये भी अपने को देखना है, लेकिन पहले आप ये दोनों स्टेटमेंट्स लिख लीजिए, फिर अपन उसके बाद ये पता करते हैं कि एम्पियर सर्किटल लॉ में क्या प्रॉब्लम थी जो इनने सुधारी है मैक्सवेल ने। ठीक है, चलिए लिख लीजिए दोनों बातें। तो अपन ने ऐसा देखा कि फेराडे ने बताया कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड एंड वाइस वर्सा। अब उसके आगे नीचे देखें एम्पियर सर्किटल लॉ क्या था। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या था, तो यहां पे देखें, the magnetic field due to a conductor carrying current I, the magnetic field due to a current conductor carrying I is determined by the using the ampere circuital law। ये एम्पियर सर्किटल लॉ है। अब ये एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है, तो देखो ध्यान से, इंटीग्रेशन ऑफ इसको क्या बोलते हैं, कौन सा इंटीग्रेशन कहलाता है, ये क्लोज पाथ। ठीक है, लाइन इंटीग्रेशन कहलाता है। लाइन इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I, वेयर I इज I enclosed। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, line integral of magnetic field over a closed path is equal to the electric current crossing the surface boundaries by the closed path। यानी कि कोई सा क्लोज पाथ बनाओ तो उसके अंदर जितना करंट कैद हो जाएगा, जैसे मान लो कि ये वायर है, इसके अंदर करंट जा रहा आई, तो इसके आसपास एक क्लोज पाथ बनाओ और इसके अंदर जितना करंट कैद हो जाएगा वो यहाँ पे लिख दो एनक्लोज्ड। तो उस केस में हमको ये पता पड़ जाएगा कि लाइन इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl यानी मैग्नेटिक फील्ड और dl मतलब इसका छोटा हिस्से का मल्टीप्लीकेशन का लाइन इंटीग्रेशन म्यू नॉट I के बराबर है। कुल मिला के कहने की बात यह है कि अगर करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो करंट बनेगा। ठीक है, ये इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन है। अब क्या देखा गया कि अगर अपन इफ वी प्लेस ए मैग्नेटिक नीडल बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर, तुमने क्या किया, कैपेसिटर लिया, कैपेसिटर लेने के बाद उसके प्लेट्स के बीच में एक मैग्नेटिक नीडल रखी। ठीक है, कैपेसिटर लिया एक और इसके बीच में एक मैग्नेटिक नीडल रखी और कैपेसिटर को लगा दिया चार्जिंग पे, यानी बैटरी लगा दी। अब क्या होता है कि जैसे ही अपन चार्जिंग पे लगाते हैं ये नीडल घूमने लग जाती है। अब नीडल घूमने लग जाती है तो हमें ये पता है कि इस साइड चार्ज आएगा पॉजिटिव, इधर साइड आएगा निगेटिव, और ये इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे मजबूत होता जाएगा, क्योंकि शुरुआत में थोड़ा चार्ज आया फिर और आया, तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो बढ़ रहा है पर मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी है जो मैग्नेटिक नीडल को घुमा रहा। तो फिर ये मैग्नेटिक नीडल कैसे घूमी, तो यही ये पूछ रहा है कि इफ यू प्लेस ए मैग्नेटिक नीडल बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर ड्यूरिंग चार्जिंग और डिस्चार्जिंग इट डिफ्लेक्ट्स, इट मींस देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट बिटवीन द प्लेट्स ड्यूरिंग चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। ठीक है, बट magnetic field is produced by electric current and there is no current present between the plates, so the magnetic field between the plates should be zero by the ampere circuital law। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोल रहा है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड के लिए करंट चाहिए, करंट चाहिए तो प्लेटों के बीच में तो कोई करंट नहीं होगा, वायर में भले ही हो सकता है लेकिन प्लेटों के बीच में कहां से करंट आएगा, करंट करने के जाने के लिए तो वायर चाहिए होता है ना, कंडक्शन करंट के लिए तो कोई सा भी करंट के लिए वायर चाहिए, तो वायर तो है ही नहीं यहाँ पे, तो फिर करंट है ही नहीं, और अगर करंट नहीं है तो फिर मैग्नेटिक फील्ड कहां से आया। ठीक है, बट द मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट, इट मींस देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट बिटवीन द प्लेट्स। आई बात समझ में, तो मैग्नेटिक फील्ड है उस प्लेट्स के बीच में। ठीक, आ रही है आपको बात समझ में, मैग्नेटिक फील्ड है वहां पे। अब मैग्नेटिक फील्ड है तो वो ये पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड आया कहां से। तो फिर से सुने, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है, करंट है मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है तो करंट है, दोनों भी ट्रू है।
ठीक है। लेकिन जब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं किसके बीच में, दो प्लेट्स के बीच में हम सेल लगाते हैं तो चार्जिंग करती है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे बढ़ रहा होता है और धीरे धीरे यदि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है तो फिर वो निडल डिफ्लेक्ट कैसे हो रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर मैग्नेटिक फील्ड कहां से आया। तो फिर इस समस्या का समाधान किसने दिया, मैक्सवेल ने दिया। मैक्सवेल ने क्या बोला कि जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, ठीक है, और वो मैग्नेटिक फील्ड इस निडल को डिफ्लेक्ट कर रही है, इसलिए अपन ये कंक्लूजन पे आ गए कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और अगर एक दूसरे को बनाता है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा। क्लियर हुई बात। चलिए अब इसको लिख लें आप यहां तक। यहां से लिखना चालू करें, एम्पियर सर्किटल लॉ। चलिए मैं नीचे ले रहा हूं, ये भी लिख लें सब, ऑब्जर्वेशन क्या था, और नीचे ले रहा हूं। तो मैक्सवेल ने क्या एक्सप्लेनेशन दिया, ही स्टेट्स दैट द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड एंड ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड द निडल डिफ्लेक्ट्स। प्रॉब्लम समझ में आ गई आपको। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि एम्पियर ने क्या बोला था, एम्पियर ने बोला था करंट भेजोगे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इसने क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करोगे तो भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड बनाने के दो तरीके हो गए, करंट भेजो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड बना है इसका मतलब करंट आया है वहां पर, ठीक है, मतलब ये सब आपस में इंटरलिंक्ड। अब एक दूसरी समस्या सुने, प्रॉब्लम नंबर 2। मान लो कि अपन ने कैपेसिटर लिया, ठीक है, और कैपेसिटर को हमने लगा दिया चार्जिंग पे, कैपेसिटर को क्या लगा दिया, चार्जिंग पे। अब कैपेसिटर को अगर चार्जिंग पे लगाते हैं तो क्या होता है कि ये पॉजिटिव प्लेट है नेगेटिव प्लेट है, अब धीरे धीरे यहाँ प्लस का जमावड़ा चालू होता है और इधर साइड माइनस का। अब यहां से हम ऐसा बोलते हैं कि चार्ज बन रहा है। अब चार्ज बन रहा है तो उसके लिए फॉर्मूला भी बताया ड्यूरिंग चार्जिंग, Q इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाय आर सी, ये फॉर्मूला चार्जिंग का। लेकिन अपन ने ऐसा भी बोला कि करंट भी बनता, तो करंट इक्वल टू करंट नॉट ई टू दी पावर माइनस टी बाय आर सी, ये फॉर्मूला भी दिया था हमने जब चार्जिंग पढ़ी थी। तो जब कैपेसिटर चार्ज करते हैं तो उसमें करंट बनता है। अब करंट बनता है तो सवाल ये है कि अगर यहां से करंट गया आई, यहां पहुंचा, तो क्या यहां पे कोई रास्ता है। जैसे मान लो कि मैं बोलूं ये रेजिस्टेंस लगा और यहां पे टूटा हुआ है और इधर साइड एक बैटरी लगी और इधर एक बल्ब लगा। अब बताओ कि क्या ये बल्ब जलेगा, तो तुम बोलोगे नहीं जलेगा। तो मैं बोलूंगा बैटरी तो लगी है फिर क्यों नहीं जलेगा, बोला कि करंट बहेगा ही नहीं, क्योंकि करंट ब्रेक पोजीशन पे से इधर से कूद के इधर नहीं जा सकता, उसको चलने के लिए कंडक्शन करना पड़ता है और कंडक्शन करंट कहलाता है। ठीक है, कंडक्शन करंट कहलाता है, क्योंकि कंडक्शन के लिए जगह चाहिए ना, तो कोई मेटल चाहिए, तो ये मेटल यदि यहां से यहां तक होता तो ये कंडक्शन कर जाता तो बल्ब जल जाता। तो बल्ब क्यों नहीं जला, क्योंकि सर्किट बीच में से ब्रेक है, कंडक्शन करंट नहीं बन सकता। अब अपन यहां पे क्या बोल रहे हैं कि इस जगह पर करंट यहां से चलता है और करंट इधर से आके वापस बैटरी में आ जाता है। जब चार्जिंग हो रही होती है तभी की बात कर रहे हैं, चार्ज होने के बाद नहीं, चार्ज होने के बाद ये करंट नहीं होता। ठीक है, लेकिन ड्यूरिंग चार्जिंग देयर इज ए करंट। ठीक है, हमने क्या बोला कि ड्यूरिंग चार्जिंग या डिस्चार्जिंग भी बोल दो तो भी चलेगा, ड्यूरिंग चार्जिंग देयर इज ए करंट, देयर इज ए करंट। अब चार्जिंग के समय करंट कहां से आया, जब करंट यहां से यहां तक चले वहां तक तो ठीक है, यहां से यहां कहां से आ गया, बीच में तो रास्ते में कुछ भी नहीं है ना। तो मैक्सवेल से इसका एक्सप्लेनेशन पूछा गया, तो मैक्सवेल ने इसका एक बड़ा अच्छा आंसर बताया। वो ये बताया कि तुम जो करंट अभी तक समझते थे वो करंट वैसा नहीं है, उसकी परिभाषा अलग है। तो हम क्या बोलते हैं, करंट की डेफिनेशन आज तक क्या बोलता है, करंट मींस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन इस वाले कोने से इस वाले कोने पे तो कोई इलेक्ट्रॉन गया नहीं, भाई हवा में तो इलेक्ट्रॉन कूदेगा नहीं ना, तो फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो करंट नहीं हुआ ना। और यहां पे करंट बह रहा है, ये तो प्रैक्टिकली दिख रहा है, मीटर लगा दोगे तो भी दिखेगा आपको वहां पे करंट बह रहा है। तो जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो करंट कहां से आ रहा। ठीक है, तो मैक्सवेल ने क्या बोला कि आपने जो डेफिनेशन पढ़ी है करंट की वो अधूरी है। करंट का क्या बोला, करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जबकि ऐसा नहीं है। करंट को डिफाइन ऐसे किया जाना चाहिए कि विच प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड इज करंट।
जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है वो करंट है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब वहां पे करंट है। तो ये तो बड़ी विचित्र बात बता दी, और वो भी बिल्कुल जब सिलेबस खत्म हो गया तब बता रहे हैं कि करंट हमने गलत सलत पढ़ लिया। तो ऐसा नहीं है, वहां पे क्या वो कंडक्शन करंट था, ये बाद का डेवलपमेंट है। अब करंट की डेफिनेशन चेंज कर दी, लेकिन उससे अपने करंट इलेक्ट्रिसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। करंट इलेक्ट्रिसिटी में सर्किट कंप्लीट थे सारे के सारे, ठीक है। यहां सर्किट कंप्लीट नहीं है, फिर भी करंट जा रहा है, और फिर भी यदि करंट जा रहा है तो फिर मैक्सवेल से पूछा कि कैसे किया, तो उसने बोला कि आप करंट की डेफिनेशन बदलो। करंट वो है जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो आता है, या करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, ठीक है। तो अब इस डेफिनेशन के अनुसार हम यहां पे करंट डिफाइन कर पाएंगे। ये पॉजिटिव वाले से करंट निकला और वो प्लेट तक गया, प्लेट तक गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया वहां पे। भाई वहां पे क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया यहां से इसके और इसके बीच में, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार बनता जा रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा होता जा रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा होता जाएगा तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बना देता है, मैग्नेटिक फील्ड बना देता है। और डेफिनेशन करंट की अब क्या बना दी, जो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है वो करंट है, इसका मतलब कि यहां पे भी करंट बह रहा है इन दोनों प्लेट्स के बीच में कुछ ना कोई। तो मैक्सवेल ने बोला कि ये करंट वो करंट नहीं है जो आज तक तुम पढ़ते आ रहे हो, वो करंट कहलाता कंडक्शन करंट, जिसमें इलेक्ट्रॉन को घूमना जरूरी है। और यहां पे जो करंट आ रहा है उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट। उसने उसका नाम दिया कि ये जो करंट आ रहा है जो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से बन रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट करंट है। और तुम्हारा जो एम्पियर सर्किटल लॉ है वो सिर्फ कन्वेंशनल करंट या कंडक्शन करंट के लिए लागू है, इसका मतलब वो एम्पियर सर्किटल लॉ भी अधूरा है, तो मैं उसको मॉडिफाई करूंगा। मैं मतलब मैं नहीं, वो मैक्सवेल, ठीक है। तो मैक्सवेल ने बोला कि मैं उसको मॉडिफाई करूंगा, और मॉडिफाई करके एक नया लॉ बनाऊंगा जो हर तरीके के पे चल जाएगा, चाहे इस पे चला लो कैपेसिटर्स पे, चाहे फिर तुम करंट वाले पे चला लो, जिस पे चलाना, वो पूर्ण लॉ दे दिया उसने। ये अधूरा लॉ पढ़ते थे अपन अभी तक, लेकिन उसमें जरूरत ही नहीं थी इतना कॉम्प्लेक्स करने की, क्योंकि एक डिस्प्लेसमेंट करंट के लिमिटेड केसेस हैं। तो अब अपने को क्या पता पड़ा, whichever changes magnetic field is electric current, and if magnetic field is changing, it means there is an electric current, and that electric current is not the conventional current, it is a new type of current that is called the displacement current। तो उसको ID से लिखते हैं, ठीक है। तो ये एक नया करंट डिफाइन किया। तो ये आपको समझ में आया। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या थी, पहली प्रॉब्लम समझ में आई। पहली प्रॉब्लम ये थी कि मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन क्यों दे रही है जबकि मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो क्या एक्सप्लेनेशन दिया, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। फिर अगली बार अपन ने क्या बोला कि जब यहाँ पे कोई है ही नहीं वायर तो फिर करंट क्यों जा रहा है, तो उसने क्या बोला कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ही करंट होता है। ये डेफिनेशन बदलो कि कन्वेंशनल करंट अलग है, दैट इज कंडक्शन करंट, और ये एक दूसरे टाइप का करंट है जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। तो चलिए इसको पढ़े अपन। यहाँ क्या लिखा है, वी कंसीडर करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली, दिस इज ए लिमिटेड व्यू पॉइंट अबाउट द पॉइंट। इसका मतलब ये एक बहुत लिमिटेड व्यू पॉइंट है। लिमिटेड व्यू पॉइंट का मतलब छोटी बात है, और बड़ी बात अपने को नहीं पता। तो पूरी बड़ी बात यह है कि मैग्नेटिक फील्ड वाला भी इलेक्ट्रिक करंट में आना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, इफ वी डिफाइन करंट एज दैट व्हिच प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, देन वी कैन से दैट सेम करंट फ्लोज थ्रू एवरी पार्ट ऑफ द सर्किट, बिकॉज एक्सपेरिमेंट शोज दैट पार्ट बिटवीन द प्लेट्स आर इफेक्टिव इन प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड एज इन एनी अदर पार्ट ऑफ द सर्किट। इसका मतलब जो प्लेट्स के बीच में जगह है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और यदि मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है इसका मतलब ये मान लो कि वहां पे करंट बह रहा है, और वो कन्वेंशनल करंट नहीं है, दैट करंट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट करंट। अब उस डिस्प्लेसमेंट करंट को समझाना पड़ेगा। तो मैक्सवेल रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ नॉन कंडक्शन करंट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर बाय स्टेटिंग दैट व्हेन कैपेसिटर चार्जेस द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड सेट अप बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, दिस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्विवेलेंट टू द इलेक्ट्रिक करंट एंड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो इलेक्ट्रिक करंट के बराबर है, और वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, उससे करंट आ रहा है, और जो करंट आ रहा है उससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। ये पूरी सीक्वेंस है। ही कॉल्ड दिस इक्विवेलेंट करंट एज डिस्प्लेसमेंट करंट। द ऑर्डिनरी करंट आई इज कॉल्ड द कंडक्शन करंट, ठीक है। तो दो तरह के करंट होगा, अब डिस्प्लेसमेंट करंट और दूसरा कौन सा हो गया, कंडक्शन करंट। तो जो डिस्प्लेसमेंट करंट है उसको ID से लिखते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट करंट जो है उसको इस फॉर्मूले से दिया जाता है, इट इज इप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। डी फाई ई बाई डी टी का मतलब क्या, ये फाई इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला तुमको पता होगा, फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ए। तो ये जो फ्लक्स है ये जब चेंज होगा समय के साथ, अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो कितना चेंज हो रहा है
उसमें अगर इप्सिलॉन नॉट का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो तुम्हें डिस्प्लेसमेंट करंट मिलने लग जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो चेंज हो रहा है वो एक करंट बनाता है। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट इज इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रिक करंट। एक्चुअली इट प्रोड्यूसेस नहीं, वो अपने आप में इलेक्ट्रिक करंट है। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप में इलेक्ट्रिक करंट है, इसलिए वो इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग वाला बना देता है। ठीक है, और वो कितना करंट है तो जिस हिसाब से आप चेंज करोगे उस हिसाब से करंट मिलेगा। अगर तुमने फास्ट चेंज करा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, यहाँ पे देखो इस जगह पे फास्ट चेंज करा अगर तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड d∅dt ज्यादा, तो तुम्हें डिस्प्लेसमेंट करंट ज्यादा मिलेगा। जितनी ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करोगे उतना ज्यादा तुम्हें डिस्प्लेसमेंट करंट मिलेगा। ये इसका मीनिंग है। ठीक है, अब नीचे देखें, the displacement current is that current which appears in the region in which the electric field is changing with time। तो ठीक है, ये तो हमको समझ में आ गई बात। डिस्प्लेसमेंट करंट वहां आएगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा होगा। when the capacitor is fully charged, अच्छा जब कैपेसिटर पूरा चार्ज हो गया, देखो कैपेसिटर जब पूरा चार्ज हो गया तो तुमको याद हो तो ये सप्लाई ऑफ द करंट तोड़ देता है, तो अपन इसको ओपन सर्किट में ले लेते थे। ठीक है, कैपेसिटर फुली चार्ज होता था ना, हम बोलते थे इसको ऐसे ले लो ओपन सर्किट में। अब ये क्या करेगा, आगे करंट ही नहीं जाने देगा। तो बेसिकली हुआ क्यों ऐसा, यहां पे क्या हुआ, पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जब पूरा बन गया तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा, उसका आंसर नहीं हो रहा। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ए ही होता है, तो फ्लक्स भी चेंज नहीं हो रहा। तो अब जब फ्लक्स ही चेंज नहीं हो रहा तो d∅dt जीरो है, और जब d∅dt जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट करंट मिलना बंद हो गया, और जब डिस्प्लेसमेंट करंट मिलना बंद हो गया तो यहाँ से यहाँ तक करंट भेजेगा कौन, और जब भेजेगा नहीं तो कंडक्शन होगा नहीं। इसका मतलब यहाँ पे भी करंट बंद हो जाएगा, तो कंडक्शन करंट भी बंद हो जाता है, और उस केस में डिस्प्लेसमेंट करंट भी बंद हो जाता है। जब कैपेसिटर चार्ज हो जाता है तो डिस्प्लेसमेंट करंट इज जीरो, कंडक्शन करंट इज जीरो, दोनों तरह के करंट बंद हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे लिखा when a capacitor is fully charged there is no change in electric field, so the conduction current becomes zero and the displacement current also becomes zero। ठीक, चलिए ये बात समझ में आ गई आपको। अब ये बोल रहा है कि ये फॉर्मूला लाया कहां से, डिस्प्लेसमेंट करंट तो समझ में आ गया, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट करंट, सिंपल। और वो जो डिस्प्लेसमेंट करंट आता है वो मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर करंट बनाएगा, और वो करंट से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। इस तरीके से अपन ने जो है वो गोल गोल घुमा दिया है पूरा बात, मतलब हमने नहीं घुमाई, उसने घुमा दी, और बात सत्य भी है वो। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लिया। फिर मैं ये बताता हूं कि डिफ्लेक्शन करंट का फॉर्मूला कहां से आया। नीचे ले रहा हूं मैं, नीचे ले रहा हूं, और नीचे ले रहा हूं, सब लिख लो, एक एक चीज बाद में भूल जाते हैं अपन। नीचे ले रहा हूं, नोट करें, इसको भी लिख लें, फॉर्मूला भी लिख लें। देखिए अब क्वेश्चन ये आया है कि वो जो डिस्प्लेसमेंट करंट है उसका एक्सप्रेशन कैसे आता है। तो देखें यहां पे देखें डिस्प्लेसमेंट करंट का एक्सप्रेशन आने के लिए अपन क्या करेंगे कि कंसीडर करेंगे कैपेसिटर, कंसीडर कैपेसिटर ड्यूरिंग चार्जिंग, चार्जिंग के समय कैपेसिटर कंसीडर करो। और ठीक है, कैसे करें, बोले देखो ये कैपेसिटर है, एक प्लेट, ये कैपेसिटर की दूसरी प्लेट, यहां अपन ने लगाया वोल्टेज, वोल्टेज अभी डेवलप V है, डेवलप हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसे डेवलप हो रहा है, यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे माइनस का चार्ज है, और इतना चार्ज है इसके अंदर, और करंट भी जा रहा है उस समय। ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, अब ये बताएं कि इसके अंदर चार्ज एट ए पर्टिकुलर टाइम का क्या फॉर्मूला, चार्ज एट ए पर्टिकुलर टाइम ड्यूरिंग चार्जिंग, मतलब बीच में किसी समय पे कितना चार्ज है, तो फॉर्मूला होता है Q = CV।
अब Q इक्वल टू सी में व्हाट इज द कैपेसिटी, तो कैपेसिटी का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट K बाई डी, ये फॉर्मूला, और ये तो फिक्स ही है, इसमें तो कुछ बात ही नहीं। अच्छा V कितना है, तो V का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। वेद नाम का फॉर्मूला है जो वेदों से लिया गया है, ऐसा मैं बोलता हूँ, शास्त्रों से लिया है। कौन से शास्त्र से लिया, भौतिक शास्त्र से लिया। तो इसको यहां पुट कर दो, तो Q इज इक्वल टू सी, सी की जगह एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, और V की जगह अपन डालेंगे E इंटू डी। और इससे D से D कैंसिल हो रहा, आया समझ में यहाँ तक। तो इससे तुम्हें एक चार्ज मिला, चार्ज इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A इंटू ई, ये चार्ज है। अब ये जो चार्ज है इसका ये चेंज हो रहा है, दिस चार्ज इज चेंजिंग, फिक्स तो है नहीं, जब तक पूरा चार्ज नहीं हो जाएगा जब तक तो चेंज होगा। तो दिस चार्ज इज चेंजिंग, ये चार्ज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है विथ टाइम, समय के साथ चेंज हो रहा है। जो भी चीज समय के साथ चेंज होती है अपन उसका डिफरेंशियल कर सकते हैं, तो हमने इसका डिफरेंशियल कर दिया dq बाई dt, और हमको ये पता है कि dq बाई dt कोई करंट बोलते हैं, और यही तो करंट जो है वो डिस्प्लेसमेंट करंट है। तो इधर साइड भी d बाई dt आ जाएगा विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A इंटू ई। यहां तक समझ में आई बात। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट आया इसमें से एप्सिलॉन नॉट बाहर हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट d बाई dt ऑफ E डॉट A बचेगा। अब ये बताओ कि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, तो फ्लक्स इज इक्वल टू E इंटू A इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा 0 है क्योंकि जिधर साइड इलेक्ट्रिक फील्ड है वही एरिया वेक्टर भी है प्लेट का। तो फ्लक्स की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसलिए E लिख दिया मैंने, उसकी जगह अपन लिख सकते हैं E इंटू ए, यानी जब E इंटू ए आएगा वहां ये आ जाएगा फाई E। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला बना एप्सिलॉन नॉट d बाई डी टी ऑफ फाई ई। तो यही तो फॉर्मूला बताया था मैक्सवेल कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा वो कितना आएगा। अच्छा ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैपेसिटर के लिए ट्रू है, जहां पे भी फ्लक्स परिवर्तन होगा इट इज ट्रू फॉर एवरीथिंग, अपन ने कैपेसिटर के लिए प्रूव किया है, ठीक है, ट्रू फॉर एवरी सिचुएशन इन विच फ्लक्स इज चेंजिंग, इन विच फ्लक्स इज चेंजिंग, हर कंडीशन में लगेगा जहां पे फ्लक्स चेंज हो रहा है। कैपेसिटर का सबसे इजी एग्जांपल है इसलिए वो ले लिया। तो देखो फ्लक्स, इसने जो करंट क्या दिया था एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, ये है डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला आ गया एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। अब तुमको ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्या, डिस्प्लेसमेंट करंट इज एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। चलिए अब इसको लिख लें क्योंकि न्यूमेरिकल इसी पे बेस्ड है जाता। चलो नीचे ले रहा हूं मैं, लिख लें यहां तक, ठीक, यहां तक आपको बात समझ में आ गई। अब सवाल ये है कि एक नया करंट आ गया है तो मार्केट में, ठीक है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। इसका करना क्या है, तो इसका करना यह है कि जो आपकी मैक्सवेल की आपकी जो एम्पियर सर्किटल लॉ है वो अधूरा था, वो था सिर्फ कंडक्शनल कन्वेंशनल करंट के लिए, दैट इज कॉल्ड द कंडक्शन करंट, जिसमें वायर चाहिए रहता है इधर से उधर जाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को। यहां तो कोई इलेक्ट्रॉन्स को वायर ही नहीं चाहिए, इलेक्ट्रॉन ये सिर्फ फ्लक्चुएट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड की करंट जनरेट हो गया, करंट जनरेट हुआ, उसने मैग्नेटिक फील्ड बना लिया। तो ये जो करंट बना ये भी तो उसको एम्पियर सर्किटल लॉ में डालना पड़ेगा। तो इसलिए एम्पियर सर्किटल लॉ अधूरी थी, मैक्सवेल ने उसको पूरा किया। तो अपन ऐसा बोलेंगे कि मैक्सवेल ने उसको मॉडिफाई किया। तो अब जो एम्पियर सर्किटल लॉ अपन पढ़ेंगे वो मॉडिफाइड होगी। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या थी, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, उसमें वो आई क्या था, तो वो कन्वेंशनल करंट था, कंडक्शन करंट। लेकिन अब वो आई अकेला नहीं रह गया, अब ये वाला करंट भी आ गया उसके अंदर, तो प्लस करके पीछे आई डी और जुड़ जाएगा, जहां पे डी कौन सा करंट है, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो अब जो हमारा लॉ बनेगा एम्पियर सर्किटल लॉ वो होगा लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट बाहर कॉमन आई सी प्लस आई डी, जहां पे आई सी क्या है, कंडक्शनल करंट, कंडक्शन करंट, और आई डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट। बस ये लॉ बन गया। तो अब एम्पियर के लॉ को मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक है। तो अगली हेडिंग डालेंगे मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ, लिखें, अगली हेडिंग डालें मॉडिफाइड
एम्पियर सर्किटल लॉ, मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ। सर्किटल लॉ एम्पियर ने मॉडिफाई किया। क्या किया? तो लॉ ऐसा था, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट और आई। जो इसमें आई दो थे नहीं तो अपन आई लिख के ठीक खुश थे, लेकिन अब जो है वो नाउ दिस इज ओल्ड। अब जो लॉ आया वो क्या आया? बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट कॉमन, ब्रैकेट में दो तरह के करंट, कंडक्शनल करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट। अब हमको ये पता है कि कंडक्शनल करंट आईसी को अपन क्या बोलते हैं? कंडक्शन करंट। कंडक्शन करंट जो वायर में कंडक्शन के थ्रू चलता है, और डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट, ये डिस्प्लेसमेंट करंट कब आता है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है। तो इसका रीजन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज होना, और ऊपर वाले का क्या है? इलेक्ट्रॉन का बहना, वो इलेक्ट्रॉनिक करंट है। तो अब जब ये दोनों करंट आ गए तो आईसी तो हमें पता है, और डिस्प्लेसमेंट करंट का भी हमने फॉर्मूला निकाल लिया। वो क्या है? इप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। यही है ना, जहां पे ई क्या है? ई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपका जनरलाइज फॉर्म हो गया एम्पियर सर्किटल लॉ का, जिसको अपन मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ बोलेंगे। तो अब अगर आपको डिस्प्लेसमेंट करंट के साथ में ये सर्किटल लॉ लगाना है तो आपको मॉडिफाइड फॉर्म में लगाना पड़ेगा। और अगर उसके अंदर कोई डिस्प्लेसमेंट करंट है ही नहीं, मान लो कि कोई चीज चेंज ही नहीं हो रही, जैसे सिर्फ अपन सादे रेजिस्टेंस की बात करें, अब सादे रेजिस्टेंस में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बदल नहीं रहा तो इतना लंबा फॉर्मूला लगाने की क्या जरूरत है? जैसे मान लो कि हमने बोला कि ये कॉइल है, अब कॉइल है तो उसके अंदर जो है वो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, इसके अंदर ये डिस्प्लेसमेंट करंट तो आ ही नहीं रहा ना, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज ही नहीं हो रहा। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा तो इतना यूज करने की जरूरत नहीं, जितना है उतना ही काफी है, नहीं तो पूरा ये लॉ है, ठीक है? चलिए इसको लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन देखें, अब न्यूमेरिकल करने लायक हो गए अपन, फॉर्मूला आ गया हमारे पास। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट बिटवीन द स्क्वायर प्लेट्स ऑफ ए साइड ऑफ ए कैपेसिटर 1 सेंटीमीटर साइड है उसकी, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 3 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर पर सेकेंड, ठीक है? तो ये क्या बोल रहा है कि एक स्क्वायर प्लेट कैपेसिटर है। कैसा है? स्क्वायर प्लेट कैपेसिटर, जिसकी प्लेट स्क्वायर है, इस तरीके से स्क्वायर प्लेट्स। अब जो स्क्वायर प्लेट कैपेसिटर है उसके अंदर क्या होता है कि एरिया उसका है 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर, और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लेट्स के बीच का वो चेंज हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, दैट इज 3 × 10⁻6, और यूनिट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे तो क्या होता है V इज इक्वल टू ई डी से इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होनी चाहिए वोल्ट पर मीटर। तो वोल्ट पर मीटर तो होगी, लेकिन चूंकि टाइम भी है इसलिए नीचे सेकंड भी आएगा, ये टाइम का सेकंड आएगा, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है। अब हमको ये पता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुआ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुआ तो डिस्प्लेसमेंट करंट बनेगा। क्या बनेगा? तो डिस्प्लेसमेंट करंट बनेगा। अब डिस्प्लेसमेंट करंट बनेगा तो क्या करेंगे अपन? डिस्प्लेसमेंट करंट बनेगा तो उसका फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी, जहां पे ये इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहां पे फ्लक्स तो दिया नहीं है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ई डॉट ए होता है, जिसके अंदर एरिया वेक्टर भी इधर ही और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, इसका मतलब cos 0 1 है। तो फ्लक्स की जगह अपन ई डॉट ए लिख सकते हैं। तो ये वाला जो फ्लक्स है इसकी जगह मैं ई डॉट ए लिख देता हूं। तो डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी ऑफ ई डॉट ए। अब इसमें से तुम ई बाहर निकाल लोगे, तो डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट ई बाहर, तो बचेगा क्या? डी बाई डी टी ऑफ ए। ओहो, ए बाहर निकाल लोगे, एरिया कांस्टेंट है ना, ए बाहर निकाल लोगे, डी बाई डी टी बचेगा। तो इससे मिलेगा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, आप इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बोलो,
8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू एरिया ऑफ द प्लेट्स बोलो, तो दिस बाय दिस, तो 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर इज द एरिया ऑफ द प्लेट्स, इंटू डी बाई डी टी बोलो, डी बाई डी टी EMF कितनी तेजी से चेंज हो रहा है, तो 3 इंटू 10 टू द पावर 6 है, तो इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 6, ये जो भी आएगा वो एम्पियर में आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू, नंबर आगे लिख रहा हूं मैं बस, 8.85 इंटू मुझे दिख रहा है 3, बस पावर देखो -12 -2 प्लस 6, तो डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू, इसको मैं 8.8 ले लूं तो 5 हटा दूं यहां से, ठीक है, ये 5 हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए, 26.4 इंटू 10 टू दी पावर 12 16 तो माइनस के 10 एम्पियर, इतना डिस्प्लेसमेंट करंट बनेगा। ठीक है, कम सा है, 10 टू दी पावर -10 है, बहुत ही छोटा है। ठीक है, तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट करंट 26 इंटू 10 टू दी पावर -10 या 2.65 इंटू 10 टू दी पावर -9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको, फॉर्मूला यूज करना आ गया आपको, पॉज दबाएं, नीचे ले रहा हूं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। A parallel plate capacitor of plate separation 2 mm is connected in an electrical circuit having source voltage 400 volts. If the plate area is 60 cm square, then the value of displacement current for 10 to the power -6 seconds will be. अब ये 4 ऑप्शन दिए हुए इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया आपने, कैपेसिटर लिया प्लेट सेपरेशन 2 mm, तो कैपेसिटर ये कैपेसिटर प्लेट सेपरेशन 2 mm, तो ये 2 mm का D है बेसिकली। ठीक, इज कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिकल सर्किट हैविंग सोर्स वोल्टेज 400 वोल्ट, 400 वोल्ट का सोर्स वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया गया है, 400 वोल्ट। इफ द प्लेट एरिया, यानी प्लेट का एरिया कितना है, इट इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो डिस्प्लेसमेंट करंट बताओ 10 की पावर -6 सेकेंड्स में। ठीक है, 10 की पावर 6 सेकेंड, तो सोर्स वोल्टेज कितना है 400 वोल्ट्स, 10 की पावर -6 सेकेंड्स में डिस्प्लेसमेंट करंट बताना। अब डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला क्या है, इप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी, ये है इप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी। अब डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट तो डाल देंगे, हमारे पास फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई डॉट ए, तो इसका अपन ऐसा कर सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ ई डॉट ए। अब ई के लिए भी वोल्टेज के टर्म्स में लाना पड़ेगा, क्योंकि ये 400 वोल्ट वोल्टेज दिया है, तो V इज इक्वल टू ई डी होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू V बाई डी लिखा जा सकता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको यहाँ डाल देंगे, यहाँ डाल देंगे, तो डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू इप्सिलॉन डी बाई डी टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज V बाई डी इंटू एरिया। अब यहाँ पे ये D से D मत कैंसिल कर देना, मेरी ऐसी इच्छा हुई कि कर दूं इसको, इधर डिफरेंशिएशन है उसका। तो ID इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट V A अपॉन D, और यहाँ पे dt इज द स्मॉल टाइम, तो यहाँ पे अपन t ही लिख देते हैं क्योंकि उसने टाइम दे रखा है स्मॉल t, कितनी देर में उसको चेंज करना इलेक्ट्रिक फील्ड। बस अब वैल्यूज डालनी रह गई है, तो ID इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट इज 8.8 इंटू 10 टू द पावर -12, वोल्टेज 400 वोल्ट्स, एरिया ऑफ द प्लेट्स ऊपर दिया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 60 इंटू 10 टू द पावर -4 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 2 मिलीमीटर, 2 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू टाइम, टाइम इज 10 टू द पावर -6 सेकेंड्स। इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ID इज इक्वल टू, आगे के नंबर छोड़ रहा हूं मैं, इसको 2 से कैंसिल आउट कर देता हूं, ये 4.4 हो जाएगा। तो 4.4 इंटू ये 4 और ये 6, तो 24 हो गए, इंटू अब 10 की पावर बची तो -12, ये 2 0, प्लस के 2, ये 1 0, प्लस का 1, ये माइनस का 4, नीचे से ऊपर गया प्लस हो गया, प्लस का 3, ये ऊपर गया प्लस हो गया, प्लस का 6, तो ID इज इक्वल टू,
ठीक है। आई डी इज इक्वल टू 4.4 इंटू 24, अभी करते हैं थोड़ी देर में, पहले 10 की पावर कर लेते हैं। तो 10 की पावर देखो ये हो गया 2 प्लस में है 3 और 3 6 और 6 12 और ये 12 कैंसिल आउट होगा, यानी कि बचा तुम्हारे पास -4। तो ये आ गया, पॉइंट हटाऊं अगर मैं तो नीचे 10 लेके आते हैं, तो 44 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 10 इंटू दिस। अब यहां तक निकालने के बाद क्या करो कि एक बार आंसर्स देख लिया करो किस टाइप के दिए हुए। तो आंसर में 1.062 इंटू 10 टू दी पावर में पूछा है उसने, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 44 इंटू 22 कर दो, 24, $1046 हो रहा है। तो आई डी इज इक्वल टू 1046 इंटू 10 की पावर -5, क्योंकि नीचे से ऊपर गया। अब 1 पॉइंट समथिंग कराना आंसर में, तो 1 पॉइंट समथिंग नहीं, यहाँ पे पॉइंट डालना मुझे। तो 1.046 यानी मैंने इसको 3 डेसिमल छोटा किया, तो 3 डेसिमल में यहाँ जोड़ दूंगा तो -2 हो जाएगा ये, ठीक है। इधर 3 डेसिमल प्लस कर दिए मैंने, इधर छोटा किया तो इधर बड़ा कर दिया। तो आई डी इज इक्वल टू 1.046 10 टू दी पावर -2, 1.042 10 टू दी पावर -2, ये वाला आंसर सही है, ठीक है। 1.062 आ रहा है क्योंकि अपन ने अप्रॉक्सीमेशन किया है, यहाँ पे 85 है, ठीक है। मैंने शॉर्ट में कर दिया क्योंकि आगे वाले तो सब एक जैसे ही तो कर भी सकते। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट इसको, नीचे ले रहा हूं मैं, नोट कर लें, और नीचे ले रहा हूं, ठीक है। अब यहां तक आपको एक चीज ये समझ में आ गई होगी कि कुल मिला के मैक्सवेल ने क्या मॉडिफिकेशन किया। तो मैक्सवेल ने सिर्फ डिस्प्लेसमेंट करंट बताया और डिस्प्लेसमेंट करंट का एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया, आई डी इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। और ये इप्सिलॉन नॉट, ये जो करंट आएगा इसको अपन एम्पियर सर्किटल लॉ में जोड़ देंगे। तो एम्पियर सर्किटल लॉ बनेगा लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट, ब्रैकेट में क्या आएगा, आई कंडक्शन प्लस आई डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। बस ये फर्स्ट पार्ट में इतना ही है। फिर ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती कैसे है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, और तुमको कुछ कुछ याद भी रखनी पड़ेगी कि इसकी वेवलेंथ कितनी है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, और इसका क्या क्या यूजेस हैं, ये सब इसके अंदर आता है, ठीक है। तो अब आगे अपन अगली क्लास में करेंगे। यहाँ तक एक फॉर्मूला आपका हुआ है और आपको एम्पियर और मैक्सवेल, अच्छा उस लॉ का एम्पियर मैक्सवेल लॉ भी बोलते हैं, वो जो मॉडिफाई करी ना उसको, तो इसको एम्पियर मैक्सवेल लॉ बोलने लग गए, ठीक है। चलिए अगली क्लास में मिलेंगे अपन।